औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इंशाल्लाह हम अपना 5वां लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 के अंदर वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट। जनरल इंट्रोडक्शन सॉल्वेंट का हमने देख लिया। उसके बाद थोड़ा बहुत हमने उसके इफ़ेक्ट्स को स्टडी करने की कोशिश की कि कौन कौन से उसके ऊपर इफ़ेक्ट्स हैं जो उसकी नेचर को चेंज कर रहे होते हैं या जिसकी वजह से हमें सॉल्वेंट को देखना पड़ता है कि ये सॉल्वेंट यहाँ पे यूज़ हो सकता है या नहीं हो सकता एंड अप टू सो ऑन। तो उससे आगे आज हम थोड़ा सा चलते हैं। हम आज बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट के हवाले से। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट जो है वो उसकी कोई एक या दो क्लासिफिकेशंस नहीं है, उसकी नंबर ऑफ़ क्लासिफिकेशंस हैं। कुछ मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करनी है जो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा। सॉल्वेंट्स आर क्लासिफाइड इन नंबर ऑफ़ वेज डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। पहले जो मैंने अपनी फ़र्स्ट क्लासिफिकेशन ली हुई है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखें बच्चे, ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है? ये क्लासिफिकेशन डिपेंड करेगी प्रोटॉन के ऊपर कि आया कि वो जो सॉल्वेंट है वो प्रोटॉन डोनर है या प्रोटॉन एक्सेप्टर है। अगर वो प्रोटॉन डोनर है तो उसके अपने नेम्स होंगे, अगर वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो उनकी अपनी केमिस्ट्री होगी और उनके अपने नेम्स होंगे। तो पहले हम इसको किस बेस पे क्लासीफाई करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन। तो देखें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर जब हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन क्लासीफाई करते हैं तो पहले जो हमारे पास किस्म है वो है प्रोटिक और प्रोटॉनिक सॉल्वेंट। अच्छा, ये जो प्रोटिक या प्रोटॉनिक सॉल्वेंट है बेसिकली दो ही क्लासेस हैं इसमें। प्रोटॉन डिपेंडिंग जो क्लासिफिकेशन है हमारे पास, इसकी दो ही टोटल क्लासेस हैं। एक हैं प्रोटिक सॉल्वेंट्स और दूसरे हमारे पास इसमें आ जाते हैं नॉन प्रोटिक और नॉन प्रोटॉनिक सॉल्वेंट्स। ये जो प्रोटिक सॉल्वेंट है ये फर्दर क्लासिफाई होता है इनटू 3 सब क्लासेस, जिसमें पहली है एसिडिक सॉल्वेंट, दूसरी है बेसिक सॉल्वेंट और तीसरी है एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट या एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। एसिडिक सॉल्वेंट्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, यानी कि वो सॉल्वेंट्स जो कि लॉस ऑफ प्रोटॉन करने में आसानी उनको होती है, जिनकी नेचर ये होती है कि वो प्रोटॉन को लॉस किया करते हैं एक्सेप्ट करने के बजाय। ठीक हो गया। तो जो हमारे पास ऐसे सॉल्वेंट्स होंगे जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी हो कि वो प्रोटॉन को लॉस करेंगे, वो प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स होंगे। और सिंपली उसका जो मेजर नेम लिखा हुआ है, जो मेन नेम लिखा हुआ है वो है एसिडिक सॉल्वेंट। एंड एज वी नो दैट व्हाट इज एसिड? Acid are a species which can donate proton, which can liberate proton, which can dissociate proton, जो अपना प्रोटॉन डोनेट कर सकता हो। तो अगर वो एसिडिक सॉल्वेंट है तो डेफिनेटली उसमें वही एसिड वाली ही नेचर होगी कि वो क्या करेगा, अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है H2SO4 है, HF है, इसी तरह हमारे पास बेंजोइक एसिड्स होते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड्स होते हैं, एसिटिक एसिड्स होते हैं। ये सारे जो डिफरेंट किस्म के एसिड्स हैं हमारे, ये सारे के सारे, इसी तरह फॉर्मिक एसिड को भी आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक डिफरेंट किस्म के जो आपके पास सॉल्वेंट्स हैं वो सारे किस में आ जाते हैं? एसिडिक सॉल्वेंट्स में आते हैं, जो सॉल्वेंट प्रोटॉन डोनेट कर सकते हों। दूसरा है बेसिक या प्रोटोफिलिक। फिलिक का वर्ड आप इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये नाम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, जिसमें आप उसकी डेफिनेशन में या अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आसानी के लिए क्या करते हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिक है, फिलिक का मतलब ही है टू अट्रैक्ट, टू लव, उसकी तरफ उसकी अट्रैक्शन होना। तो जो प्रोटोफिलिक है तो इट्स मीन उसकी प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्शन होगी, प्रोटॉन की तरफ उसकी चाहत होगी, वो चाहेगा कि उसको प्रोटॉन मिल जाए। और बेसिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? तो प्रोटॉन जो एक्सेप्ट करता है अकॉर्डिंग टू कौन सा कॉन्सेप्ट? लोरी ब्रांस्टेड कॉन्सेप्ट। लोरी ब्रांस्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग्स में अगर आप बात करें तो एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं और बेसिस वो हुआ करती हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे भी वही बात है कि अगर वो बेसिक सॉल्वेंट हैं तो वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। लाइक आपके पास अमोनिया यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, मैंने आपके पास ये N2H4 का कंपाउंड लिखा हुआ है। ये जो कंपाउंड्स हैं अब इन दोनों के अंदर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनके अंदर इतनी स्पेस है कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। वो एक्सेप्शन उनके बाई कोवेलेंट बॉन्ड है या बाई कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, डजेंट मैटर, लेकिन वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और याद रखें
प्रोटॉन को जो एक्सेप्ट करेगा तो डेफिनेटली वो उसके साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ही बना रहा होगा ज़्यादातर, क्योंकि प्रोटॉन हम किसको कहते हैं, हाइड्रोजन जब अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका हो, और जब एक स्पीशी अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुकी है तो अब वो किसी के साथ जब बॉन्ड में जाएगी तो वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी, ना कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तीसरी है हमारे पास एम्फीप्रोटिक या एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। अब ये वो सॉल्वेंट्स होते हैं, ये वो स्पीशीज़ हुआ करती हैं, जैसे हम एसिड्स के अंदर कहा करते थे या हम उनमें कहते थे कि ऐसी स्पीशीज़ जो एसिड और बेस दोनों के तौर पे काम करे। यहाँ पे भी ऐसे सॉल्वेंट्स जो प्रोटॉन डोनेट भी कर सकते हों, प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हों, जिनके पास दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हों कि वो अपना प्रोटॉन डोनेट कर दें, उनके पास पॉसिबिलिटी हो कि वह प्रोटॉन किसी से एक्सेप्ट कर लें। अब आप वाटर को देख लें, H2O से ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव यानी कि प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है H पॉजिटिव की फॉर्म में, और इसी तरह H2O से ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके H3O पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोनियम आयन भी बन सकते हैं। सेम केस इसमें अल्कोहल के अंदर है, सेम केस इसी तरह अमोनिया के अंदर है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन और फर्दर क्लासीफाई क्या होती हैं, इनमें दो क्लासेस हैं फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर, एक है प्रोटेक सॉल्वेंट्स और एक है नॉन प्रोटेक या ए प्रोटेक। जो प्रोटेक सॉल्वेंट्स हैं वो फर्दर क्लासीफाई होते हैं तीन क्लासेस के अंदर, एक उनमें एसिडिक सॉल्वेंट्स, एक उनमें बेसिक सॉल्वेंट्स और एक उनमें एम्फोटेरिक सॉल्वेंट्स। जो एसिडिक सॉल्वेंट्स हैं उनकी एक दो एग्जांपल्स मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की हैं, एक दो मैंने मुंह से बता दी हैं आपको कि वो सॉल्वेंट्स होते हैं जिनके अंदर प्रोटॉन की एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी नहीं होती, बल्कि वो क्या किया करते हैं, प्रोटॉन को डोनेट करते हैं क्योंकि वो एसिड्स हैं। बेसिक सॉल्वेंट्स या प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स वो सॉल्वेंट्स होते हैं जिनके अंदर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनकी टेंडेंसीज होती हैं इसी तरफ के वो क्या करते हैं, उनमें ये रुझान पाया जाता है कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। इसमें मैंने आपके साथ ये एग्जांपल शेयर की हुई हैं। इसी तरह आप इसमें अमाइंस को भी ले सकते हैं, आप इसमें जो हमारे पास अमाइन के हाइड्रॉक्सी कंपाउंड्स हैं उनको भी ले सकते हैं। तो ये आप जो भी इसमें एग्जांपल्स लेना चाहें आप ले सकते हैं, लेकिन वो सॉल्वेंट होना चाहिए, ये बात है। इसके बाद इसी का ही दूसरा हिस्सा कि नॉन प्रोटेक और ए प्रोटेक सॉल्वेंट्स। जो नॉन प्रोटेक या ए प्रोटेक सॉल्वेंट्स हैं अब वो कौन से होंगे, तो वी कैन डिफाइन इट एट दीज सॉल्वेंट्स कैन नेदर लूज नॉर गेन प्रोटॉन्स, जो कि ना तो प्रोटॉन क्या करेंगे, लूज करेंगे और ना वो गेन करेंगे। ए प्रोटेक यानी कि प्रोटॉन उसमें मौजूद नहीं है, जिसमें प्रोटॉन ए मीन न होना, तो उसमें प्रोटॉन डोनेशन और एक्सेप्ट करने की जो नेचर होती है वो नहीं होती। लाइक आपके पास ये CCl4 है, CHCl3 है, C6H6 है, बेंजीन वगैरह। तो इसमें आप देखें इनके अंदर प्रोटॉन देने की या लेने की कोई भी कैपेसिटी नहीं है। तो दीज आर कॉल्ड नॉन प्रोटेक, नॉन प्रोटॉनिक और ए प्रोटेक सॉल्वेंट्स। ओके, फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है। उसके बाद हमने स्टार्ट करना है सेकंड क्लासिफिकेशन, और ये क्लासिफिकेशन आप जब देखते हैं तो दिस क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड अपॉन द पोलर एंड नॉन पोलर नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, पहला क्या था, एसिड और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, प्रोटॉन एक्सेप्शन और प्रोटॉन डोनर नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। और दूसरी क्लासिफिकेशन जो हमारे पास है, इट विल डिपेंड्स अपॉन पोलैरिटी, कि वो आया पोलर सॉल्वेंट हैं या नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं। अगर वो हमारे पास पोलर सॉल्वेंट हैं तो उनके लिए क्या केमिस्ट्री होगी, अगर वो हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं उनके लिए क्या केमिस्ट्री होगी। तो पहले देखें इसके अंदर इसकी दो ही क्लासेस हैं, एक है आयोनाइजिंग और आयनिक और पोलर सॉल्वेंट, दूसरी है नॉन आयोनाइजिंग और नॉन पोलर सॉल्वेंट और नॉन आयनिक सॉल्वेंट्स। अब आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आयोनाइजिंग है तो क्या करता होगा, आयंस बनाता होगा। तो आयन बनाता है तो इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है मैंने, हाई पोलैरिटी होगी इसके अंदर हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, इसकी डायपोल मूवमेंट भी ज़्यादा होगी और इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ज़्यादा होगा। अब कल मैंने बताया था आपको, जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है, जिसकी पोलैरिटी ज़्यादा हुआ करती है, वो कौन से कंपाउंड्स के लिए फेवरेबल होते हैं, तो वो आयनिक कंपाउंड्स के लिए फेवरेबल होते हैं। तो ये चीज़ ये शो करती है कि इनका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है, इनकी पोलैरिटी ज़्यादा है, इस वजह से ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए फेवरेबल हैं या ये फिर पोलर कंपाउंड्स के लिए फेवरेबल हैं। दूसरे पॉइंट में मैंने उसको आगे लिख भी दिया कि इट कैन डिजॉल्व आयनिक कंपाउंड्स ईजीली,
ठीक हो गया। ये बड़ी आसानी से आयनिक कंपाउंड्स को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह ये आयनिक रिएक्शन को इनिशिएट भी कर सकते हैं, स्टार्ट भी करवा सकते हैं। ये नहीं कि इनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी हो कि ये आप कोई और कैटलिस्ट इनमें डालेंगे तो रिएक्शन स्टार्ट होगा, नहीं, बल्कि आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स जो होते हैं, जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, वो खुद ब खुद, जैसे पानी के अंदर हम नमक को डालते हैं तो वो खुद ब खुद उसमें डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है। अगर आप उसको चम्मच से ना भी हिलाएं तो थोड़े टाइम के बाद आपको पानी के अंदर नमकियात महसूस होंगे। जब आप उसको टेस्ट करेंगे तो वो आपको नमकीन लगेगा, जो इस चीज़ का सबूत है कि पोलर सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करा देते हैं। आयनिक कंपाउंड्स का रिएक्शन वो बड़ी ईजिली इनिशिएट करवा सकते हैं। आगे देखते हैं हम, इट कैन अंडरगो ऑटो आयनाइजेशन। अब ऑटो आयनाइजेशन क्या होती है, यानी कि एक मॉलिक्यूल का अपने ही मॉलिक्यूल के साथ अटैचमेंट में जाना, रिएक्शन करना, और रिएक्शन करके उसके बाद दो आयंस बनाना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मैंने यहाँ पे सिर्फ अमोनिया की एग्जांपल दी है कि एक अमोनिया जो है वो दूसरे अमोनिया के साथ ट्रीट करता है। यहाँ पे एक अमोनिया जो है ये एज ए एसिड काम करेगा, एक अमोनिया जो है वो एज ए बेस काम करेगा। जो एसिड के तौर पे काम करेगा वो प्रोटॉन देगा, जो बेस के तौर पे काम करेगा वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इट कैन गो अंडरगो ऑटो आयनाइजेशन। तो ये आपस में एक दूसरे को आयनाइज करेंगे तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आप देखें, एक आपके पास NH4 यानी कि अमोनियम मिल रहा है और एक आपको एमाइन मिल रहा है। यहाँ से NH3 से आपको NH2 लेट सपोज मिल गया, इस NH3 से NH4 मिल गया। तो ये उनके कॉन्जुगेट एसिड्स और बेसिस भी हैं कि NH4 जो है ये अपने ही बेस का कॉन्जुगेट एसिड है और NH2 जो है वो अपने एसिड की कॉन्जुगेट बेस है। खैर, आपने कॉन्जुगेशन की तरफ नहीं जाना, मैंने ऐसे आपको बता दिया कि कोई आपसे पूछ ले तो आपको पता हो कि जो पॉजिटिव स्पीशीज़ होती हैं वो रिएक्शन के जो प्रोडक्ट साइड पे पड़ी होती हैं वो कॉन्जुगेट एसिड हुआ करती हैं, और जो नेगेटिव होती हैं वो कॉन्जुगेट बेस। अब ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा इसलिए होता है कि NH4 शो कर रहा है कि मेरे पास प्रोटॉन ज़्यादा है, और जिसके पास जो चीज़ ज़्यादा है वो बांट सकता है। तो NH4 अब प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। तो इट्स मीन दैट ये जहाँ से भी आया था इस टाइम ये क्या बना पड़ा है, एक एसिड बना पड़ा है। NH2 शो कर रहा है नेगेटिव कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब इसके इलेक्ट्रॉन को बैलेंस आउट करने के लिए किसको आना पड़ेगा, तो डेफिनेटली ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तब जाकर ये बैलेंस आउट होगा, ये न्यूट्रल होगा। तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए ये बेस है। अब देखें, आपको इस रिएक्शन के अंदर दो पोल्स बड़े क्लियर मिल रहे हैं, एक NH4 मिल रहा है, एक NH2 मिल रहा है, जो कि आपके पास एविडेंस है कि इनकी डायपोल मूवमेंट, इनका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके, उसके बाद दूसरी टाइप है इसकी नॉन आयोनाइजिंग और नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब ये क्या होते हैं, देखें, वो पोलर थे, उनमें पोल्स बनते थे, उनके डायपोल मूवमेंट ज़्यादा थी, उनकी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा था, वो आयनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करते थे। ये उसके उलट हो जाएगा, इनका डायपोल मूवमेंट कम होगा क्योंकि नॉन पोलर हैं। अब नॉन पोलर्स के अंदर तो पोल होते नहीं हैं, पोल नहीं होंगे तो डायपोल मूवमेंट कहाँ से आएगा। इसी तरह उनका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अब डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, दो डिफरेंट चार्जेस के दरमियान का गैप, मैंने कल आपको बताया था। तो जब आपके पास वो है ही नॉन पोलर, नॉन पोलर का मतलब क्या है, या तो सारा पॉजिटिव या सारा नेगेटिव, या पॉजिटिव नेगेटिव उसमें पाए तो जाते हो लेकिन आप उनको दो पोल्स में डिवाइड ना कर सकते हो। जैसे आपके पास C6H6 है, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस है, जिसकी बेस पे आप पॉजिटिव नेगेटिव लगा तो सकते हैं, लेकिन बेंजीन को दो हिस्सों में, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हिस्से में तकसीम नहीं कर सकते। ये सारे क्या होते हैं हमारे पास, नॉन पोलर सॉल्वेंट। और जो नॉन पोलर होते हैं उनका डायपोल मूवमेंट कम होता है और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कम होता है। जब उनका डायपोल मूवमेंट और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है तो इट्स मीन दैट कि वो आयनिक कंपाउंड्स को आप डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि दे कैन नॉट डिसॉल्व नॉन आयनिक कंपाउंड, और ये करते क्या हैं, सॉरी ये मैं गलत हो गया, दे कैन नॉट डिसॉल्व आयनिक कंपाउंड, इट कैन ओनली डिसॉल्व नॉन आयनिक कंपाउंड। यानी कि आयनिक को तो ये नहीं कर सकते, कोवेलेंट को भी कर सकते हैं और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट को भी किसी न किसी सूरत में जाकर कर लेंगे। अच्छा, जब ये आयनिक कंपाउंड्स को अपने अंदर डिसॉल्व ही नहीं कर सकते तो वी कैन से दैट इट कैन नॉट इनिशिएट आयनिक रिएक्शन। जब उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते तो उसका रिएक्शन कैसे स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट,
डू नॉट गो सेल्फ आयोनाइजेशन और ऑटो आयोनाइजेशन। तो देखें C6H6 को आप दूसरे C6H6 के साथ मिलाएं तो रिजल्टेंट आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलना। आपको एक बड़ा कंपाउंड, मुमकिन है कि एक बड़ा कंपाउंड मिल जाए, बेंजीन का कोई बड़ा मतलब कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में कोई आ जाए, कोई इस तरह का कंपाउंड आपके सामने आ जाए, लेकिन C6H6 से आपको कोई पॉजिटिव और कोई नेगेटिव नहीं मिलेगा। ठीक हो गया। तो ये सेल्फ आयोनाइजेशन ऑटो आयोनाइजेशन में नहीं जाते। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्लासिफिकेशन। दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द एक्वस नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कि ये डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट किस नेचर का है, आया वो पानी है या पानी से हट कर कुछ है। तो अगर वो एक्वस सॉल्वेंट है यानी कि अगर वो पानी है तो फिर तो एक क्लास उसकी कंप्लीट हो जाएगी, और पानी तो एक अकेला ही है, उसके साथ किसी और सॉल्वेंट की ज़रूरत नहीं है। उसके मुकाबले में वाटर से हटकर जितने भी सॉल्वेंट्स हैं वो सारे के सारे नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स हैं। ठीक हो गया। अब नॉन एक्वस सॉल्वेंट की थोड़ी सी मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, दीज आर डाईपोलर हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉल्वेंट मच लाइक वाटर सच एज अल्कोहल HF CCl4 C6H6। अब इसमें मकसद क्या है? पहली बात तो यह है कि ये होता पोलर हैं, इनके अंदर पोल्स होते हैं ज़्यादातर में, यानी कि सारों में ज़्यादातर में पोल्स होते हैं। अच्छा, पोल होने के साथ साथ ये पानी की तरह के ही होते हैं। अब पानी की तरह से मुराद ये है कि इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, फिर ये डिफरेंट उसमें ग्रोथ के कॉन्सेप्ट में जब हम जाते हैं कि पानी के मॉलिक्यूल जो आपस में ग्रोथ करते हैं उसी तरह अल्कोहल के मॉलिक्यूल ग्रोथ नहीं कर पाते। हालांकि पानी का जो ऑक्सीजन है और जो अल्कोहल का ऑक्सीजन, दोनों के पास दो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, बट ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अल्कोहल का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उतना ज़्यादा अपने आप में ताकतवर नहीं होता, इतनी ज़्यादा उसके अंदर कैपेसिटी नहीं होती जितनी किसके अंदर कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन वाले, यानी कि जो वाटर वाला ऑक्सीजन होता है उसकी, कि वो अपनी ग्रोथ कर सकता है उसके, इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन भी उनकी ज़्यादा हो जाती है, और उनका जो लाट होता है, जो मॉलिक्यूल का बड़ा सा वो लाट जिसे हम कहते हैं झमघट्टा जो होता है वो बड़ा बनता है। तो ये डाईपोलर हाइड्रोजन बॉन्ड तो कंटेन करते हैं, पानी की तरह भी होते हैं, लेकिन इनके अंदर पानी जैसी स्ट्रेंथ और वो ग्रोथ नहीं होती। ठीक हो गया। और नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स जो हैं, यही हमारा बेसिक टॉपिक है कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट यही रहना है, हमने इसी को स्टडी करना है। लेकिन एक्वा सॉल्वेंट है, पानी है, तो पानी का थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह कल वाली क्लास के अंदर। मैं इसके कुछ एडवांटेजेस कुछ डिसएडवांटेजेस भी बताऊंगा, और उसके बाद इंशाल्लाह से हम अपने नॉन एक्वस में प्रॉपरली इन हो जाएंगे। ठीक हो गया। ओके, इसके बाद मैंने एक स्कीमेट्रिक डायग्राम बनाया हुआ है ताकि आप लोग देखें। मैंने 3 क्लासेस आपको पढ़ाई। एक पहली क्लासिफिकेशन है प्रोटेक और ए प्रोटेक। प्रोटेक सॉल्वेंट्स वो जो कि प्रोटॉन डोनेट या गेन कर सकते हों। दूसरी है ए प्रोटेक जो कि प्रोटॉन न दे सकते हों न ले सकते हों। इन प्रोटेक के अंदर भी मैंने आपको एग्जांपल्स बता दी, और ए प्रोटेक के अंदर भी मैंने आपको एग्जांपल्स बता दी हैं। ठीक हो गया। प्रोटेक वो होंगे, अच्छा ज़रूरी नहीं कि जिसके अंदर हाइड्रोजन है तो बस वो प्रोटेक होगा। एग्जांपल्स में मैंने आपको लिख के दी हुई हैं। जैसे बेंजीन है हमारे पास, इसके पास हाइड्रोजन है लेकिन वो प्रोटेक नहीं है, क्योंकि प्रोटेक जो प्रोटॉन डोनेट करे या गेन करे तो उसमें प्रोटेक के अंदर फर्दर 3 क्लासेस मैंने आपको बताई, प्रोटोजेनिक, प्रोटोफिलिक एंड एम्फोटेरिक। प्रोटोजेनिक कौन से? जो लॉस कर सकते हों। प्रोटोफिलिक कौन से? जो गेन कर सकते हों। और एम्फोटेरिक जो कि दोनों नेचर शो कर सकते हों। ए प्रोटेक के अंदर हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बेंजीन है, हमारा जो डिफरेंट किस्म के और भी 1 2 4 इस तरह के हैं अमाइंस वगैरह, तो जिसमें हम मतलब इसमें देखते हैं कि वो प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकते। अच्छा, नॉन प्रोटेक के अंदर CHCl3 को हम कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरह हम उसमें डिफरेंट किस्म के और भी हैं, आप मतलब उसको बुक्स में से भी देख सकते हैं। अभी मेरे माइंड में इस टाइम नहीं आ रहे, तो कुछ और भी हैं। इसी तरह सेकंड क्लासिफिकेशन में हमने फिर पढ़ा कि हम उनकी आयनिक नेचर को देख रहे हैं कि क्या वो आयोनाइज हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो जो आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स हैं वो क्या किस चीज़ के लिए फेवरेबल होते हैं? उनका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है, ऑटो आयोनाइजेशन उनके अंदर होती है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स के लिए फेवरेबल होते हैं।
इसी तरह जो नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स होते हैं वो उनका डाइपोल मूवमेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऑटो आयोनाइजेशन ये न होने के बराबर होती है, जिसकी वजह से वो आयनिक कंपाउंड्स को फैसिलिटेट नहीं कर सकते। थर्ड एंड लास्ट क्लासिफिकेशन, वैसे और भी हैं, यानी कि आप बैकबोन के हिसाब से देखें कार्बन कंटेनिंग है या नहीं है तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बनेंगे। तो इस तरह से क्लासिफिकेशंस और भी आप पढ़ सकते हैं और बना सकते हैं, लेकिन हम वही कर रहे हैं मेजर जो हमारे सिलेबस को कवर भी करें और हमें आसानी भी हो। थर्ड क्लासिफिकेशन इज़ एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। एक्वस वो जो पानी के अंदर हों, जो पानी में बात हो रही हो जिन सॉल्यूशंस की, और नॉन एक्वस वो जिनके अंदर पानी ना हो। तो ये था हमारा कि हमने देखा इसके अंदर कि हमने सॉल्वेंट को देखा। इसी तरह सॉल्वेंट के अंदर मैं आपके साथ एक बार फिर से वो क्लासिफिकेशन को शेयर करता हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट में हमने 3 क्लासेस पढ़ी। हर क्लास को मैंने प्रॉपर्ली यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है। इनकी जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो मैं मुंह से आपको बता रहा हूँ, कुछ एग्जांपल्स भी बता रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत आप लोगों ने इस पे काम करना होगा कि सुनने के बाद आप इसको नोटबुक पे नोट करते जाएं। सारी बातें यहाँ स्लाइड्स में नहीं लिखी जाती, ये सिर्फ पॉइंट्स होते हैं। तो इन्हीं पॉइंट्स को माइंड में रखें और इन्हीं के साथ जो मैंने बातें बताई हैं वो आपने याद करनी होती हैं और समझनी होती हैं। ठीक हो गया? तो इतने तक अगर आपका कोई सवाल हो तो मोस्ट वेलकम। एंड आप लोगों की तरफ से 2-3 स्टूडेंट्स और वो भी फीमेल, उनके रिस्पॉन्ड के अलावा मुझे आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा। आप लोग सही रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, जो कि अच्छी बात नहीं है। ठीक हो गया? जो कुछ पूछना हो आप मुझसे पूछ लें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।